हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत धुआंधार पढ़ाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको वीडियोस के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, तो गौर से सुन लो भाई, जो भी हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही है दोस्त। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 के आपको नोट्स बढ़िया वाले मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में। आज हम बेटा एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल्स करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो आओ बेटा देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स में क्या है। प्रीवियस वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना बेटा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको सिखाए हैं, और उस वाली वीडियो में एक बात ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ वेक्टर जब पढ़ो तो पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स को थोड़ा गौर से पढ़ना, बिकॉज उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आओ जब एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे तो एग्जाम्पल 1 सेज रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखो बच्चा, मैं तुमको एक बात बताऊं, डिस्प्लेसमेंट से एक बात ध्यान रखना हमेशा। मैं आपको एक लाइन लिख कर देता हूं, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एक जो वेक्टर होता है ना, हाँ सर, वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर जी? वेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, वेक्टर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को आपको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। वेक्टर मान के चलो, जैसे मैंने यहां से, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने यहां से स्टार्ट करा और मैं थोड़ा वेक्टर आगे तक ले गया और यहां मैंने खत्म कर दिया। वेक्टर की लाइन अपन स्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है। अब अपन यहां से यहां तक गए सर, सीधी लाइन में गए ना, सीधी डायरेक्शन में, हाँ जी सर। तो अपन क्या कहेंगे सर? A to B हमने वेक्टर बनाया और वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A to B। और बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हमने कहा A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, A से B की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस कवर हुआ है, उसी को हमने वेक्टर बोल दिया। ये क्यों बताया सर आपने? मैं बताता हूं। यहां देखो होता क्या है, हमेशा याद रखना आपको, पहले ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए कहां होता है। तो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूं, आप 4 बनाना सीख जाओ ऐसे। दिस इज अ 4। हाँ सर, मैंने क्या बोला बेटा? आप 4 बनाना सीख जाओ और यहां से बनाओ, यहां से जहां से मैंने बनाया। हाँ सर, ऐसे मत बनाना, कई लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 नहीं। यही वाला 4 बनाना है आपको, ये वाला 4 नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं तुमको। तुम ये वाला 4 बनाओ सर, यहां 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 यहां, ये बना लिया। हाँ सर, ये बना लिया, और ये वाली लाइन बेटा इरेज कर दो। अरे भाई, ये तो पूरी इरेज हो गई। मैं बताता हूं तुमको, देखो ये आए सर, हाँ सर, इधर बनाया और इधर बनाया। मतलब अपन ने कहां से शुरू करा सर? वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वी केम ऑन टू दिस, वी केम ऑन टू दिस, वी केम ऑन टू दिस। तो देखा जाए तो सर जी, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, फिर यहां से यहां गए थर्ड पॉइंट, और फिर यहां से यहां आए फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। कहां से शुरू करा? 1 2 3 4। आप कह सकते हो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ऐसे बनाना है। और एक स्पेलिंग याद कर लो, इवेंस, EVENS, बस खत्म, EVENS। और इसमें आप VE को W भी लिख सकते हो, EWNS, इवेंस, ठीक है। अब ये क्या है सर? बस हो गया बेटा डायरेक्शन। देखो तुम्हें तो ट्रिक बता दी मैंने कि डायरेक्शन याद करने की ट्रिक क्या है। क्या? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दैट्स इट। सर जी यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट बोले तो ई फॉर ईस्ट, लो भैया यहां ईस्ट आ गया सर, ईस्ट। फिर सेकंड पे W फॉर वेस्ट, सर जी यहां W आ गया, लो भैया ईस्ट वेस्ट। थर्ड पे नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। और फोर्थ पे सर जी साउथ, खत्म,
ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्शन याद रख सकते हो। मतलब मैंने तो यार एक अपना ट्रिक बना ली थी कि मैं भूल जाता था बार बार के इधर ईस्ट होगी इधर वेस्ट होगी, मैं सच में भूल जाता था। मैंने इवेंट्स बना लिया, इवेंट्स, EWNS, बस खत्म। और 1 2 3 4 4 बनाना सीख गया मैं, 1 2 3 4, तो EWNS खत्म। ठीक है, अब ये क्यों बताया सर? क्योंकि कई बच्चों को आज भी बेटा दिक्कत है, कई बच्चों को आज भी प्रॉब्लम है क्या याद करने में? सर जी डायरेक्शन याद करने में आज भी कई बच्चे बेटा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, डन सर। चलो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सुनो, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनेगा वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में। अब साउथ कहां है सर? साउथ यहां है, यहां से शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ सर यहां से शुरू कर रहे हैं। तो साउथ के 30 डिग्री जाना है, साउथ के 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में जाना है 30 डिग्री। ध्यान से सुनना जी सर। तो साउथ से बनेगा साउथ से 0 डिग्री 20 30, तो ये 30 हो गया सर। नहीं समझे? ये साउथ से 30 डिग्री ये हो गया बेटा, ये एंगल, दिस इज द एंगल। साउथ से 30 डिग्री की बात हो रही है दोस्त, साउथ से, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 30 डिग्री बनाना है, मतलब इस लाइन पे एंगल बनेगा। और इस तरफ नहीं सर, इस तरफ बनाना है, क्योंकि वेस्ट की तरफ बनेगा। 30 डिग्री ऑन साउथ टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर है? हाँ सर। तो ये कितना हो गया सर जी? यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। तो सर जी यहां से लेकर यहां तक अपन कह देते हैं सर जी ये क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। अरे भाई बन जाना यार। ठीक है, ये 40 किलोमीटर अपना डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक आ गए, और यहां अपन ने लिख दिया सर जी ये अपना ओरिजिन हो गया O, और ये मान लो A। अब O से A वेक्टर, O से A की तरफ आए सर, O से A की तरफ, तो वेक्टर, क्योंकि A की तरफ आए, ओरिजिन से A की तरफ आए, O वेक्टर कितना है सर जी? O वेक्टर हमें 40 किलोमीटर दिया। अब ध्यान से सुनना जी सर, O वेक्टर जो है वो 40 किलोमीटर नहीं है, O वेक्टर नहीं है सर, O वेक्टर की लेंथ है 40 किलोमीटर। कुछ समझे क्या? हाँ सर। तो O वेक्टर की लेंथ यानी O वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड, जी हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ O वेक्टर इज 40 किलोमीटर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सर ग्राफिकली। ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, O वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 40 किलोमीटर, या फिर आप लिख सकते हो OA इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना। OA वेक्टर मत लिखना, OA वेक्टर इज 40 किलोमीटर नहीं, वेक्टर थोड़ी ना किलोमीटर में चलेगा। वेक्टर जो है ना उसकी अपन को मैग्नीट्यूड दी गई है 40 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर। ये यहां चाहो तो यहां भी लिख सकते हो आप। मैं लिख दूं क्या? मैं लिख देता हूं, OA इज इक्वल टू, भाई मुझे पूरा टेढ़ा होना पड़ रहा है इसके लिए, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। स्पेस कम पड़ गया मुझे, एक तो मेरी राइटिंग छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी राइटिंग है, तो मैं लिख नहीं पाता हूं। 40 किलोमीटर, डन। चलो भैया, OA इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे समझा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन छोटे नहीं होते हैं, क्वेश्चन की डेप्थ में जाना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं सर। ठीक है, डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बच्चों स्केलर्स और वेक्टर्स समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट आर स्केलर्स। सर स्केलर्स होते क्या है? तो स्केलर या स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं सर जी? ऐसी क्वांटिटीज, मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव डायरेक्शन, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर्स की जरूरत पड़ती है इन्हें, हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं सर जी जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। मान के चलो मैंने कहा बेटा
व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो आप स्केल रखोगे, इसको मेजर कर दोगे, बता दोगे सर 12 सेंटीमीटर का ये पेन है। आपने डायरेक्शन पूछी क्या? नो सर, आपने ये पूछा कि सर आप इसकी जो लेंथ पूछ रहे हो वो कौन सी डायरेक्शन में बतानी है, ईस्ट में बतानी है या वेस्ट में बतानी है, ये थोड़ी ना पूछोगे यार, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि लेंथ जो क्वांटिटी है ना, लेंथ एक क्वांटिटी है। अब वो लेंथ जो भी चीज है उसको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना है। तो ऐसी चीजें जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, उनके अंदर डायरेक्शन हो नहीं हो, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। राइट, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल जैसे सर लेंथ, LENGTH, लेंथ हो गया है ना। जैसे अपना मास हो गया सर, मास, मास का मतलब है भैया मैटर। जैसे ये पेन है सॉलिड है, इसका मास क्या है? व्हाट इज द मास इनसाइड इट? तो यार इसका मास मतलब इसके अंदर कितने मैटर हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास का मतलब होता है मैटर का अमाउंट। तो यार इसको चाहे तुम ईस्ट में या वेस्ट में या ईस्ट साउथ में या कहीं भी तुम कहीं भी इसका मास बताओगे, वो मास तो सेम रहेगा ना। वेट चेंज होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है बेटा। वेट इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन we can say that depends upon what we call यार जगह, that depends upon gravity, है ना। कि आप अमेरिका में चले गए तो वहां पोल्स हैं, कुछ साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल, इक्वेटर। आप मून पे चले गए तो वहां ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटी अलग है तो लोगों के वेट बदल जाते हैं, मास नहीं बदलता किसी का। मैं यहां पर अपना मास अगर मेजर करूं और मून पे मेजर करूं, एक सा ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास को ग्रेविटी से, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया बेटा, है ना। क्या हो गया सर जी? डिस्टेंस हो गया भैया, डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी किसी भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। रही बात बेटा वेक्टर की, तो वेक्टर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। वेक्टर क्या होता है सर जी? वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, डन सर। वेक्टर क्वांटिटीज और बता दो सर जी। लो भैया अभी बता देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है सर जी? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना जी सर, विच हैव बोथ, जिनको डायरेक्शन की भी जरूरत है। हैव बोथ, क्या बोथ सर जी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा इनमें एज वेल एज डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के ये डिफाइन नहीं किए जा सकते। फोर्स की बात कर लें, जैसे फोर्स, फोर्स जैसे एक वेक्टर की बात कर लें, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो मैथ्स के हिसाब से वेक्टर पढ़ते हैं। ओ ए वेक्टर, अब ये जो ओ ए वेक्टर है बेटा, ये किस चीज से बना होगा सर? ये एक तो मैग्नीट्यूड से बना होगा, है ना, मैग्नीट्यूड से बना होगा सर जी। एक तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, सही बात है, और मैं मल्टीप्लाई इनटू लगा रहा हूं, इनटू कह दो, कुछ भी कह लो, मैग्नीट्यूड, और एक चीज सर इसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना, एक इसकी डायरेक्शन भी होगी सर जी। पक्की बात है, 101% पक्की बात है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब एक बात मैं तुमको बता दूं कि ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा सर, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज दिस, है ना। ये मैग्नीट्यूड मतलब है मॉड्यूलस में लिख दो। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है किसी भी वेक्टर की? तो सर जैसे ओ ए वेक्टर है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उस वेक्टर को लिखो बिना एरो के, उस पर कैप लगा दो, कैप लगा दो, मतलब ओ ए वेक्टर नहीं लगाना है सर, इसके ऊपर कैप लगा देनी है। तो ये क्या है सर जी? ये रिप्रेजेंटेशन है किसी एक वेक्टर का। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट सर? ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड ओ ए का डायरेक्शन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यस सर, मैग्नीट्यूड क्या है? ओ ए मॉड्यूलस, ठीक है, डन। यस सर, ओ ए मॉड्यूलस है मैग्नीट्यूड, एंड रेस्ट क्या है भैया? और ओ ए कैप क्या है बेटा? ओ ए कैप इज डायरेक्शन। ओ ए कैप क्या है सर जी? ओ ए कैप इज डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया भैया हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, आपको बेसिक समझा दिया है। लेट मी जस्ट मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नाउ। 5 सेकेंड्स, देखो भैया सेकेंड्स जो है ना, हमें पता है सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। सर जी क्या है ये टाइम की यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। और टाइम जो है भैया वो अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बदल जाता है, नहीं,
टाइम का मतलब है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है, वैसे टाइम पीरियड लिखूं मैं इसको। टाइम अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें टाइम देखने वाला टाइम नजर आएगा और तुम कहोगे सर देखो अमेरिका में अलग रहता है टाइम, जर्मनी में अलग रहता है, इंडिया में अलग रहता है। देखो सर टाइम बदलता है डायरेक्शन के हिसाब से, जगह के हिसाब से। वो वाला टाइम नहीं है बेटा, ये घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड वाला टाइम है कि कितने घंटे कितने सेकेंड, ये वाला बात हो रही है। ठीक है, वो घड़ी में देख के टाइम बताओ वाला टाइम नहीं कि इंडिया में अलग चल रहा है और पाकिस्तान में अलग चल रहा है, इराक ईरान में अलग चल रहा है, इजराइल में अलग चल रहा है, नहीं, उसकी बात नहीं। टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड बेटा डायरेक्शन का मोहताज नहीं होता, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसको क्या लिखेंगे अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या है सर जी, ये स्केलर है। क्या है सर जी, ये स्केलर है। डन है, हाँ सर डन है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चा 100 सेंटीमीटर क्यूब, देखो सेंटीमीटर क्यूब देख के, इसकी यूनिट देख के आपको पहचानना पड़ेगा बेटा ये वॉल्यूम है। हाँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है बच्चा, वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम हो सकता है ये, ठीक है सर। अब वॉल्यूम जो है, मैंने तुमसे कहा बेटा ये कीबोर्ड है मेरे पास, दिस इज अ कीबोर्ड, इसका वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज अ स्पॉन्ज, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे सर वॉल्यूम कहां बताना है, सर बताओ, सर वॉशरूम में जाके बताना है या बेडरूम में जाके बताना है या रेस्ट रूम में जाके बताना है या गेस्ट रूम में जाके बताना है या पाकिस्तान जाके बताना है या अफगानिस्तान जाके बताना है या नीदरलैंड जाके बताना है, इसका वॉल्यूम सर किस डायरेक्शन में बताना है। इतने थप्पड़ गलेंगे भाई साहब मुझसे तुम में कि तुम खुद कहोगे कि हाँ सर डायरेक्शन कहां से आ गई यहाँ। तो वॉल्यूम डायरेक्शन का मोहताज नहीं होता। वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की सोच थोड़ी ना चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 12 और हाइट इज 3। भैया लेंथ दी है 10, ब्रेथ दी है 12, हाइट दी है 3। कोई डायरेक्शन बोली मैंने, नहीं सर। तुम लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे, L इंटू बी इंटू एच, आंसर आ जाएगा सर जी 360। आंसर आ जाएगा 360। कोई डायरेक्शन की बात हुई, नो सर। तो भैया वॉल्यूम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो ये भी क्या है, नो डायरेक्शन, मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है सर जी, ये स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट 10 न्यूटन, अरे भैया न्यूटन बाबा आ गए, न्यूटन बाबा आ गए। न्यूटन इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या है सर जी, न्यूटन इज दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये फोर्स दिया गया है, ये फोर्स। अब फोर्स में बेटा डायरेक्शन होती है। मैं कहूं बेटा सपोज मैं कहूं कि बेटा एक काम करो, ये जो मेरे बगल में चेयर रखी हुई है, इस चेयर को खिसका दो, पुश दिस चेयर। अब कहां खिसका दो सर, कहां पुश करें, आगे पुश करें या इधर साइड में जाएं और चेयर को ऐसे पुश करें, या सर उस साइड जाएं हम चेयर को इस तरफ पुश करें। सर डायरेक्शन तो बता दो, वी हैव टू शिफ्ट चेयर इन लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और बैक। तो इसमें मुझे पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यू हैव टू पुश द चेयर ऑन राइट साइड। तो राइट साइड मैंने एक डायरेक्शन बताई, राइट की तरफ पुश करो, पुशिंग इज अ फोर्स, और राइट साइड मुझे पुश करना है तो एक डायरेक्शन देनी पड़ी मुझे। फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी चीज में जब मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी हो तो समझ जाना वो क्या होता है सर जी, इट इज आर प्यारा प्यारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या है सर जी, ये हमारा प्यारा सा वेक्टर है। डन है, हाँ सर डन है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये जो क्वांटिटीज होती है ना, ये जो एसआई यूनिट्स होती है ना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान से सुनना जी सर। बेसिकली ये सब ये जो यूनिट्स होती है ना, ये किसकी होती है बेटा, ये स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की होती है। काहे की होती है सर जी, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की होती हैं ये ऐसा यूनिट्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जी सर। आपसे बस इतना लिखकर दे दिया गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको दिया गया किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो स्पीड की भी ऐसा, ये स्पीड की भी यूनिट है और वेलोसिटी की भी यूनिट है ना। ये स्पीड को भी हम किलोमीटर पर आवर में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को भी किलोमीटर पर आवर में लिखा जा सकता है। स्पीड को डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, स्पीड को डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है सर, ये स्केलर होता है। क्या होता है सर जी, ये स्केलर यूनिट होती है। जबकि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी पता कैसे डिफाइन होती है, वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। क्या होती है,
स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ देखा जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे सर जी, हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। अब किसी भी चीज में जब डायरेक्शन आ जाए तो फिर वो क्या होती है सर, फिर तो वो वेक्टर हो जाती है ना, फिर तो वो वेक्टर हो जाती है। तो अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम यहां कंफ्यूज ये होगा कि यार ये यूनिट हमें दी गई है, अब हम इसको स्पीड माने या इसको हम वेलोसिटी माने। भैया बात तो यही है ना, यही तो बताना है कि ये जो यूनिट है 30 किलोमीटर पर आवर ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो अगर आपको यहां पर डायरेक्शन लिखकर नहीं दी गई है, ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा लिख देता 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे लिख देता मैं टुवर्ड्स वेस्ट, ध्यान से सुनना जी सर, तो अपन क्या बोलते कि सर ये 30 किलोमीटर पर आवर ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, ये स्पीड की भी हो सकती है यानी स्केलर हो सकता, ये वेक्टर की भी हो सकती है सर, है ना, यानी वेलोसिटी की भी हो सकती है वेक्टर। लेकिन अगर साथ में टुवर्ड्स वेस्ट आ जाए, डायरेक्शन लिखकर दे दी जाए, तो आप फिर इसको वेलोसिटी ही मानोगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करके दिया गया होता। अगर ये दिया गया होता टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम 100% श्योर हो जाते कि ये वाली यूनिट जो यहां यूज करी गई है वो वेलोसिटी की ही है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन लिखी गई होती। फिलहाल यहां डायरेक्शन नहीं लिखी गई है, तो ये किसके खाते में चली जाएगी, स्पीड के खाते में। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहां क्या है सर जी, यहां पर हम कह देंगे कि ये स्पीड की है, वेलोसिटी की नहीं है। ये क्या दिया है सर, स्पीड दिया गया है, और स्पीड इज टेकन इन सर जी स्केलर, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। बात क्लियर होनी चाहिए, डन सर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सर जी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। आओ तुमको बताऊं ये किसकी यूनिट है, देखो ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ठीक है, डन सर। देखो ग्राम क्या होता है, व्हाट इज ग्राम, ग्राम वेट की यूनिट है क्या, नहीं बेटा वेट की यूनिट नहीं है ग्राम, ध्यान से सुनना, जो लोग वेट बोलते हैं ना वो गलत कहते हैं, नहीं। अगर मैं कहूं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो भैया ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, क्या सर, मास की यूनिट है, मास, ठीक है, डन, यस सर। अपॉन सर सेंटीमीटर क्यूब, बेटा सेंटीमीटर क्यूब किसकी, वॉल्यूम की थी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम तो यार किसका फॉर्मूला होता सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता। मास अपॉन वॉल्यूम इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, समझ में आ रही बात, यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये जो चीज हमें दी गई है ये क्या है सर जी, ये डेंसिटी दी गई है, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। क्या कहलाती है बेटा, ये डेंसिटी कहलाती है, ये डेंसिटी की यूनिट दी गई है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि डेंसिटी भाई साहब स्केलर है कि वेक्टर है, तो बहुत आसान तरीका है बेटा, आप ये देख लो डेंसिटी जो है दो चीजों से बनी है, एक मास और एक वॉल्यूम। अब मास क्या है सर जी, मास क्या है सर जी, मास इज मैटर। मैंने आपको अभी बताया बेटा कि जो मास होता है वो क्या है, वो मैटर है। मैटर मतलब भैया किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है या कितनी गैसेस हैं, ये बात हो रही है। और मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शनलेस है, डायरेक्शनलेस मतलब स्केलर है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, सर वॉल्यूम हम ऑलरेडी बता चुके ये भी स्केलर है, तो यार ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो स्केलर अपॉन स्केलर भैया ओवरऑल पूरी स्केलर, तो डेंसिटी भी स्केलर हो गई। डेंसिटी इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी मिल जाएंगी, तो वो भी तो आपको रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी ना। तो बेटा डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी इज ऑल्सो स्केलर। क्या हुई डेंसिटी सर जी, स्केलर, डन। नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो, ये दोनों ही स्पीड की भी यूनिट होती है और बेटा वेलोसिटी की भी यूनिट होती है। अगर हमें डायरेक्शन दी हो तो वेलोसिटी की यूनिट कहा जाएगा, और डायरेक्शन नहीं दी हो तो स्पीड की यूनिट कहेंगे। सर यहां पर कहा गया है टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन दी गई है, ये स्पीड की यूनिट तो है, पर अब इसको डायरेक्शन भी मिल गई है, तो इसका मतलब अब ये स्पीड नहीं, अब ये वेलोसिटी हुई। क्या हुई सर जी, राइट नाउ इट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ ही कहलाई जाती है। भैया वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर हुई। लो भैया ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक एक आध एग्जाम्पल और बचा हुआ है, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3, स्केलर वेक्टर का थोड़ा याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार कोशिश होगी उतनी बार समझाऊंगा, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी बार समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट, यहां पर हटाना पड़ेगा बेटा इसको। इन फिगर विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर इक्वल कोइनिशियल, आओ समझते हैं। देखो, जब हम बात करें कोलिनियर, तो कोलिनियर की डेफिनेशन सुनना, ठीक है। कोलिनियर की डेफिनेशन सुनना। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि पैरेलल और कोलिनियर में एक फर्क होता है, ध्यान से सुनना, समझना। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये गया और सर ये गया, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं सर? पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अच्छा, नो, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन ना भी सेम हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। ये दोनों वेक्टर अगर किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं, मान के चलो मैंने कहा कि सर दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस व्हाइट लाइन। मैंने कहा सर जी ये वेक्टर, ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं, अभी आपको जरूरत है समझने की, ये वेक्टर इसके पैरेलल है एंड दिस वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस। अगर दो वेक्टर्स किसी एक चीज के, किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल होंगे। सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज लाइन एल, ठीक है, या एम मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा सर, ए वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन एम, is parallel to what? Line M. B vector is also parallel to, B vector is also parallel to line M. अब A भी M से parallel, B भी M से parallel, तो A और B वेक्टर भी आपस में parallel हो जाएंगे। This is parallel to M, this is parallel to M, तो M M cancel, तो सर A वेक्टर and B वेक्टर will also be पैरेलल। बात समझ में आई क्या? यस सर। पैरेलल वाली कंडीशन मैंने आपको एक और तरीके से समझाई थी कि जब दो वेक्टर्स में, जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल बने या 180 डिग्री एंगल बने तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वेक्टर्स को मूव करना होगा, है ना। जैसे ये वेक्टर है, ठीक है सर, और ये वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है हमें। जैसे हम क्या करें, इन दोनों वेक्टर्स को मूव करते हैं, ये इसका इनिशियल, ये इसका फाइनल, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट। अब मैं इसको उठाया और मैं कहने लगा कि यार इसको यहां रख दो, ठीक है, मैंने इसको यहां रख दिया। अब देखो बेटा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो उनको मिलाने पर एक अगर सीधी लाइन बन गई तो आप उसका एंगल 0 डिग्री बोलोगे। किसी दो वेक्टर्स को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बने और उन दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो तो उनका एंगल जो बनेगा बीच में वो 0 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्त? 0 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, या फिर ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। डन है, यहां से डन है। और अगर मान के चलो मैं इसका पलट दूं भैया, इसको उल्टा कर दूं, मैं ऐसी कर दूं लाइन, अब बताओ। तो अब मैंने कहा भैया इन दोनों को बताओ पैरेलल है कि नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे? तुम एक काम करना, तुम इसको उठा के यहां लाओगे, इसको उठा के थोड़ा सा इन दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे। ठीक है सर, मिला दिया। अब यहां पर वेक्टर जब मिलाने पर सीधी लाइन बनी, ठीक है, सीधी लाइन तो बनी सर, ये बात तो तय है ना, सीधी लाइन तो बन गई सर, ठीक है, सीधी लाइन बनी और वेक्टर्स जो हैं सर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इनके बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा 180 डिग्री। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो वेक्टर्स को जब हम मिला दें, ज्वाइन करा दें और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री आ जाए बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अब ये समझाया क्यों, आओ तुमको बताता हूं कि पैरेलल वेक्टर समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, मैं बताता हूं। पैरेलल वेक्टर्स आप समझ गए यहां सर, अब कोलिनियर वेक्टर समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स हमें समझने में थोड़े से अलग जरूर लगेंगे, पर पूरे चैप्टर में एक ही कहानी चलती है उनकी। कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स को एज सच आप डिफरेंट मत मानना। चल देखना, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं कोलिनियर बताना चाहता हूं, ठीक है। देखो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। सर एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है, दोनों वेक्टर्स ध्यान से सुनना, जब मूवेबल है, मूवेबल का मतलब है जब इनको मिलाया जा सकता है, यानी फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर इनको मूव करने पर, फ्री वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनको आप उठा के मूव कर सकते हो डायरेक्शन चेंज किए बिना, है ना, डन। तो अगर आप इनको उठा के कहां ले जा सकते हो सर जी? ले जाकर इसको ज्वाइन करा सकते हो। स्ट्रेट लाइन बनाई, हां सर बनाई, बस ये दोनों कोलिनियर है।
खत्म बात, ये दोनों कोलिनियर है। समझे क्या, नहीं समझे? कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं? वो वेक्टर सर जी जो बेसिकली आपको एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन पर नजर आ सके, उनको हम क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है ना, तो भाई साहब जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और बढ़िया तरीके से फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन सर। और तुम तो एक काम करो, बस सीधा सीधा अपने मन में ये रखो कि हमें पैरेलल वेक्टर्स ही कोलिनियर पुकारना है ना, पैरेलल वेक्टर्स को ही हम कोलिनियर पुकारेंगे। ज्यादा में कंफ्यूजन पालनी नहीं है। चलो हटाओ, मैं ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहा हूं तुमको इसमें। ठीक है, बस पैरेलल वेक्टर्स को ही हम कोलिनियर मानेंगे। अगर दो वेक्टर्स हैं, वो किसी लाइन से पैरेलल है, कॉमन लाइन से पैरेलल है, तो वो दोनों पैरेलल कहलाएंगे, उन्हीं को हम कोलिनियर बोल देंगे। चलो कोलिनियर वेक्टर्स ढूंढते हैं। तो सर जी यहां पर कोलिनियर वेक्टर्स ढूंढना है, पहले मैं वेक्टर की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बना लूं यहां। ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, डन है। हाँ सर, तो यहाँ एरो यहां जा रहा है सर। ठीक है, दिस एरो इज गोइंग हियर, दिस एरो इज गोइंग ऑन दिस साइड। ठीक है, ये पॉइंट हो गए उनके जॉइंट, ये पॉइंट हो गए। ठीक है सर जी, एंड लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, एरो ऐसा लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा एरो लगाया हुआ है, मतलब ये एरो यहां जाएगा। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से हटा दो इसको, व्हाइट कलर से लगा देते हैं। ठीक है, अब सही है जी सर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्या है? सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है सर, ये हो गया हमारा सी वेक्टर, एंड नीचे वाला क्या है सर जी? वी हैव डी वेक्टर। डी वेक्टर ऐसे लिख देते हैं जैसे इन्होंने लिखा ना, लेट अस राइट लाइक दिस ओनली, डी वेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने सर लिख ली हैं। अच्छा एक चीज और, क्या सर यहाँ यूनिट्स भी दी गई हैं। यूनिट्स मतलब मैं बताता हूं आपको, देखो यूनिट्स का मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। यूनिट्स का मतलब है यहां पर आपको ये बताया गया है कि ये जो लाइन है ना, हाँ सर ये 2 यूनिट्स है। देखो ये डैश करके दिया ना, डैश करने का मतलब है सर 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, डन सर। यहां पर भी एक डैश लगाया हुआ है, मतलब 1 2 यूनिट। सर यहां पर भी एक डैश लगाया हुआ है, नहीं 2 डैश लगे इधर ना, 2 डैश लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अपन को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये अपन ने सर 1 यूनिट कर लिया। ठीक है, और दूसरा यूनिट को ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको यार छोटा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सा और, बस। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गई। हाँ सर, ये भी बेटा 2 मतलब 3 यूनिट्स यहाँ पर भी हैं, तो इसको भी थोड़ा अपन को बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसको थोड़ा सा अपन साइड में लेकर आते हैं। बगल में दिया है बना के, पर सर आप क्यों बना रहे हो खुद से? मैं बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे बनाना, ड्राइंग अच्छी लगती है। और बताओ चलिए सर, तो यहाँ क्या है? दिस इज 1 2 3 1 2, अरे ये क्या कर दिया मैंने यार? 3 बनाना था यहाँ यार, मैंने 2 बना दिया। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब सही है। और ये भी 3 है क्या? हाँ जी सर, ये भी 3 है। चलो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो। चलो एक सेकेंड, इसको अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ, तुम हटो यहां से। अबे आजा भाई, क्यों इतना घबरा रहा है? ठीक है, अभी सही है, अभी इट इज फाइन। ठीक, चलो भाई, तो ये 3 हो गए सर, 1 2 3, डन। ठीक है, ये भी 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं सर क्या है हिसाब किताब आगे का। ठीक है, डन। चलो क्या बोल रहा है ये? अब कोलिनियर, तो कोलिनियर देख लो ना, कोलिनियर देख लो, मैं बताता हूं। देखो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कोलिनियर के लिए, तुम एक काम करो, एक लाइन ऐसी बना दो, ये लाइन बना दी अपने। ठीक है, कॉमन लाइन बना दी। ठीक है, डन सर, एक कॉमन लाइन बना दी। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं अगर कोई एक ही लाइन से पैरेलल हो जाए। देखना ध्यान से सुनना जी सर, मैं कहता हूं कि बेटा ये वाला जो है ना, हाँ सर ये वाला यानी कि ए वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, और ये सी वेक्टर भी, सी वेक्टर यहां से यहां तक, ये भी इस लाइन के पैरेलल है, और ये डी वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है। समझो बात को, समझे कि नहीं समझे? सर दिस इज पैरेलल टू दिस सी वेक्टर इज पैरेलल टू दिस डी वेक्टर इज पैरेलल टू दिस। एक ही लाइन के 3 वेक्टर्स पैरेलल है। इस लाइन से कौन कौन पैरेलल है? ए पैरेलल है, सी पैरेलल है, डी पैरेलल है। इसका मतलब ए वेक्टर
सर जी सी वेक्टर एंड सर जी डी वेक्टर, ये तीनों क्या हो गए सर, दे आर कोलिनियर, दे आर पैरेलल आल्सो एज वेल एज दे आर कोलिनियर। खत्म बात, पैरेलल भी है कोलिनियर भी है, समझ गए क्या? हाँ जी सर। तो अगर एक ही लाइन के, एक ही कॉमन लाइन के पैरेलल में दो वेक्टर्स हो, तीन वेक्टर्स हो, उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहा जा सकता है। इक्वल वेक्टर्स की कहानी देख लेते हैं सर जी, है ना। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और जिनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो, उन्हें कहा जाता है सर जी क्या? उन्हें कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, चलो सर अभी देखते हैं। जैसे अगर मैं देखूं यहां से यहां तक ए जो वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, हाँ सर ए वेक्टर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अप है, और जो यहां से लेकर ऊपर सी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी अप है। पक्की बात? हाँ सर। तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। कैसे है मैग्नीट्यूड इक्वल? देखो ना, ये जो जा रहा है ये 2 यूनिट्स है, 1 2, ये भी जा रहा है बेटा 1 2 सर, तो 2 यूनिट्स यानी दोनों के डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बेटा अपन क्या कहेंगे सर? दे आर इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड्यूलस में लिख दो। अब इनकी डायरेक्शंस भी इक्वल है, ए वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, सी वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, तो सर ए वेक्टर की डायरेक्शन इज ए कैप, सी वेक्टर की डायरेक्शन इज सी कैप, तो सर ये दोनों भी इक्वल है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शंस कैप से लगाई जाती हैं, और कैप यूनिट वेक्टर्स भी होता है, ठीक है। तो ए कैप और सी कैप यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन, सी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है भैया, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए और सी का डायरेक्शंस भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुए? ए और सी आर इक्वल। ए और डी इक्वल नहीं है, क्यों? ए का मैग्नीट्यूड है 2, देखो 1 2, डी का मैग्नीट्यूड है 1 2 3, तो मैग्नीट्यूड अलग है, दे आर नॉट इक्वल, और उनकी डायरेक्शन भी अलग है, ए ऊपर जा रहा है, डी नीचे जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे सर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्या सर? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। बात क्लियर होनी चाहिए भैया, यहां तक क्लियर है सर? आगे चलते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, ये तो और आसान है। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। वो वेक्टर्स सर जी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। क्या हो सर? वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सर जी? कॉमन। स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन, ठीक है, डन सर। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, याद रखना, इनिशियल पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, ठीक है। तो सर जी अब यहां पर ऐसी पॉइंट ढूंढो जो 2 वेक्टर या 3 वेक्टर्स का या 4 वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से वेक्टर्स निकल रहे हो। तो आप एक काम करो, ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है सर। अब ये वाला पॉइंट अगर मैंने देखा तो यहां से तो ए वेक्टर निकल रहा है, यहां से कोई दूसरा वेक्टर थोड़ी ना निकल रहा है ना। ये वेक्टर तो सर जी, जो वेक्टर ये है ना, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, हाँ वो तो आ रहा है सर, यहां वो तो यहां आ रहा है, एरो है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट किसके लिए है बेटा? सिर्फ ए वेक्टर के लिए, तो इसको छोड़ो। अब ये वाला पॉइंट पकड़ो बेटा, ये वाला पॉइंट पकड़ो, इससे एक वेक्टर सी जा रहा है, इससे ए वेक्टर बी जा रहा है, एक वेक्टर डी जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है सर जी, ये पॉइंट 3 वेक्टर्स को ओरिजिनेट कर रहा है, 3 वेक्टर्स का बॉर्न पॉइंट है, पैदा होने वाला पॉइंट है। यहां से सी ऊपर चला गया, यहीं से डी नीचे चला गया, यहां से बी साइड में चला गया, यानी तीनों वेक्टर्स कहां से बन रहे हैं? इसी पॉइंट से। तो बी सी डी जो है, ये तीनों वेक्टर्स क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। क्या है सर जी? को इनिशियल वेक्टर्स, यानी बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। ये तीनों वेक्टर्स एक ही इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट बोले तो निकल रहे हैं, बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें क्या और कोई है क्वेश्चन। खत्म हो गए हमारे तीनों एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे, उस पे भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हमें घबराना नहीं है। मेन जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो होगा नेक्स्ट, मतलब अगली जो एक्सरसाइज का वीडियो आएगा ना 10.1 का, उसके बाद जो है ना वहां से अपना असली चैप्टर शुरू होगा। वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे पहले हम, है ना। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी 2 अलग अलग टाइप से होता है। बहुत सारी चीजें यार, अभी तो सीधे सीधे देखते जाओ, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, सो दैट आपकी मैथमेटिक्स और सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया हो जाएं, क्योंकि हम आपको क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स पूरा
कोर्स पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इन हाई क्वालिटी वीडियोस। जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे बच्चे हैं वो भी कान खोलकर सुन लो भैया, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल हमारा एक अलग सेपरेट चैनल है जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, वीडियोस कंटेंट अपलोड करते हैं, बढ़िया तरीके से लाइव सेशंस लेते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से नोट्स सर? क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।